नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आज का भारत कैसे बना। चलिए आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बुरहानुल मुल्क को अवध का नाजिम नियुक्त किया गया था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही जवाब है डी, 1722। 1722। और अगर हम इसकी थोड़ी और गहराई में जाएं तो अवध के संस्थापक यही थे, है ना, सादत खां। बिल्कुल, सादत खां, जिन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था। और ये नियुक्ति 1722 में की गई थी। और ये नियुक्ति किसने की थी? ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा की गई थी। अच्छा, और अवध की राजधानी? वो तो लखनऊ थी, जो बाद में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनी। हाँ, लेकिन शुरू में फैजाबाद थी, लखनऊ बाद में बनी। और इसी दौर में मतलब 1747 में नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ था। और उसी दौरान सादत खां की मृत्यु हो गई थी। सही कहा। और उस समय दूसरी तरफ निजामुल मुल्क मतलब आसिफ जाह वन हैदराबाद पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। और बंगाल में? बंगाल में 1724 में पहले नवाब बने मुर्शीद कुली खान। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद में जो चरमपंथी विचारधारा का उदय हुआ, उसके साथ नेताओं की कौन सी तिकड़ी प्रसिद्ध रूप से जुड़ी हुई है? ये तो काफी प्रसिद्ध है। इसका जवाब है ए, लाल बालपाल। बिल्कुल सही, लाल बालपाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। हाँ, तो इसमें लाल मतलब लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, उन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। सही, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे। एकदम सही। और यहीं पर एक और नाम याद रखना जरूरी है, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। लेकिन वापस बाल गंगाधर तिलक पर आते हैं। उनकी उपाधि लोकमान्य का मतलब था जनता द्वारा स्वीकृत। हाँ, और उनका नारा तो आज भी गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी शुरू की थी, है ना? जी, दो बहुत महत्वपूर्ण, केसरी जो मराठी में एक समाचार पत्र था और महर्ता जो अंग्रेजी में था। अच्छा। और एक ब्रिटिश पत्रकार थे वेलेंटाइन शिरोल, उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा था। हाँ, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। संगठन की बात करें तो उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसका मुख्यालय पुणे में था। और उनकी लीग का कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ था? तिलक की लीग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार जैसे क्षेत्रों में काम किया। उन्हें जेल भी हुई थी। हाँ, केसी में अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के लिए, मांडले जेल में 6 साल के लिए। बिल्कुल, उनकी विचारधारा चरमपंथी थी। वो याचिकाओं की राजनीति को नहीं मानते थे। मतलब वो नरमपंथियों की तरह नहीं थे? नहीं, वो प्रत्यक्ष कार्रवाई और जन लामबंदी की वकालत करते थे। नरमपंथी और चरमपंथी में यही तो फर्क था। नरमपंथियों की विचारधारा पीपीपी पद्धति पर आधारित थी, है ना? हाँ, प्रार्थना, याचिकाएं और विरोध मतलब प्रेयर्स, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट। और इनके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, फिरोज शाह मेहता वगैरह। सही। और इन दोनों गुटों में विभाजन कब हुआ? वो हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। और फिर इनका पुनर्मिलन हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एसी मजुमदार ने की। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा, तो ये एक्ट किसके नाम पर रखा गया था? ये उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द यंगर के नाम पर रखा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें कुछ कमियां थीं। तो उन दोषों को सुधारने और कंपनी के प्रबंधन को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाने के लिए इसे पारित किया गया था। तो इसी ने वो दोहरी प्रणाली या डबल गवर्नमेंट की शुरुआत की थी? बिल्कुल। इसमें दो निकाय थे। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो वाणिज्यिक मामले मतलब व्यापार देखता था। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी स्थापना राजनीतिक मामलों के लिए की गई थी। हाँ, जैसे नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, ये 1784 का दोहरा नियंत्रण बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन से अलग है। बहुत सही पॉइंट है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे समाप्त किया। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। 1774 में इसे स्थापित किया गया और सर एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। और भारतीय सिविल सेवा? वैसे तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं, लेकिन जो आधुनिक प्रतियोगी प्रणाली है उसे 1853 के चार्टर एक्ट और मैकाले समिति ने 1854 में औपचारिक रूप दिया था। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा में पारंपरिक जमींदार मिलिशिया के नेतृत्व में एक विद्रोह था? इसका सही जवाब है बी, पाइका विद्रोह। हाँ, पाइका विद्रोह जो 1817 में हुआ था। इसके नेता बख्शी जगबंधु विद्याधर थे और ये ओडिशा के खुर्दा क्षेत्र में हुआ था। और इसकी प्रकृति यही थी कि ये जमींदार मिलिशिया मतलब पैदल सैनिकों का विद्रोह था। सही। अंग्रेजों ने इसे दबा तो दिया, लेकिन बाद में कुछ भूमि राजस्व में रियायतें देनी पड़ी। बाकी विकल्पों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फराइजी विद्रोह? फराइजी विद्रोह 1818 में पूर्वी बंगाल में हुआ। इसके नेता हाजी शरियतुल्लाह और बाद में दुदू मियां थे। ये एक इस्लामी सुधार आंदोलन था जो बाद में एक कृषि विद्रोह में बदल गया। अच्छा, और वहाबी आंदोलन? वो 1820 के दशक में शुरू हुआ। भारत में इसके नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। ये एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन को भी निशाना बनाया। और आखिरी है अहोम विद्रोह। ये 1828 में असम में हुआ था, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। ये असल में प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा असम को अहोम राजाओं को वापस न करने के खिलाफ था। ठीक है, अब पार्ट 6 सवाल पर आते हैं। बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ को अंग्रेजों ने किस आधार पर उचित ठहराया था? उन्होंने जो कारण बताया वो था ए, प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात थी, है ना? बिल्कुल। इसकी घोषणा जुलाई 1905 में हुई और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और असली कारण तो राजनीतिक था।
भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र को कमजोर करना। हाँ, कर्जन का उद्देश्य बंगाली आबादी को धार्मिक आधार पर विभाजित करना था उन्होंने पूर्वी बंगाल और असम को मुस्लिम बहुमत वाला क्षेत्र बना दिया और पश्चिम बंगाल को हिंदू बहुमत वाला। यहाँ तक कि बिहार और उड़ीसा को जोड़कर बंगालियों को उनके अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की गई। और आधिकारिक कारण ये दिया कि प्रांत बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए ये जरूरी है। जिसका प्रभाव ये हुआ कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और चरमपंथ का उदय हुआ। लेकिन इस विभाजन को बाद में रद्द भी कर दिया गया था। हाँ, 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। अब छठा प्रश्न, रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में कौन सा एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त के खिलाफ लड़ने के लिए बदल गया? ये तो मुंडा विद्रोह था। सही उत्तर है बी, मुंडा विद्रोह। बिल्कुल, मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान भी कहते हैं 1899-1900 में हुआ। और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जिसे अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही, उनका जन्म उलिहतू में हुआ था जो अब झारखंड के खूंटी जिले में है और उनकी मृत्यु सिर्फ 24 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रांची में हुई। उन्होंने खुद को भगवान का दूध घोषित किया था और लोग उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के रूप में पूजते थे। हाँ, और विद्रोह के मुख्य मुद्दे क्या थे? पहला तो था खूंटकट्टी प्रणाली। खूंटकट्टी मतलब जो संयुक्त भूमि जोत की पारंपरिक मुंडा प्रणाली थी, उसे अंग्रेजों ने निजी संपत्ति प्रणाली से बदल दिया था। सही। और दूसरा बड़ा मुद्दा था दीकू। दीकू यानी बाहरी लोग, जैसे साहूकार, व्यापारी और ठेकेदार जो आदिवासियों का शोषण करते थे। बिल्कुल। और एक और विद्रोह का जिक्र है यहाँ, सन्यासी विद्रोह, जो 1770 से 1800 के बीच बंगाल में हुआ था। सातवां सवाल, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए कौन सा लोकप्रिय नारा दिया था? उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था बी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, और मैं इसे लेकर रहूंगा। अच्छा, बाकी नारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा हसरत मोहनी ने गढ़ा था, लेकिन इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के बाद। सही। और भारत छोड़ो या क्विट इंडिया, ये यूसुफ मेहरली ने गढ़ा था, लेकिन 1942 के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने इसे लोकप्रिय बनाया। हाँ, और इसी से जुड़ा नारा था करो या मरो। और वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था 1882 में, और ये 1905 के स्वदेशी आंदोलन का गान बन गया था। यहाँ एक और संगठन का जिक्र है, नौजवान भारत सभा। हाँ, 1926 में इसके संस्थापक भगत सिंह थे, जो इसके महासचिव भी थे। अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का हिस्सा नहीं था? इसका सही उत्तर है डी, ताना भगत। बिल्कुल, ताना भगत उरांव जनजाति से थे, संथाल नहीं। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, मुर्मू भाई। हाँ, और 30 जून को हुल दिवस या संथाल विद्रोह दिवस मनाया जाता है। इनका एक नारा भी था, जमींदार, महाजन, पुलिस और राजला अमला को गुजरो, जिसका मतलब था जमींदार, साहूकार, पुलिस और सरकारी अधिकारियों की मौत। और 1832 में एक बड़े क्षेत्र को दमन कोह के रूप में सीमांकित किया गया था। हाँ, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। और एक रोचक तथ्य ये है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संथाल जनजाति से ही संबंधित है। 9वां प्रश्न, 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से किस कंपनी को वेरेनिक डे ओस्टिंडिश कंपनी या वीओसी के नाम से भी जाना जाता है? ये नाम था डी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, नीदरलैंड के स्टेट्स जनरल के चार्टर द्वारा 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये आधिकारिक नाम था, वेरेनिक डे ओस्टिंडिश कंपनी। और इसी समय के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उदय हो रहा था। बिल्कुल, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन पुर्तगाली विरोध के कारण उन्हें व्यापारिक रियायतें नहीं मिली। लेकिन बाद में सर थॉमस रोज सफल हुए थे। हाँ, 1615 में वो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे। उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की और मुगल साम्राज्य में व्यापार करने और कारखाने बनाने का अधिकार हासिल कर लिया। और अब आज का आखिरी 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ें इस तथ्य में निहित थीं कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? इसका सही उत्तर है ए, कोया विद्रोह। सही है, कोया विद्रोह, जो 1879 से 1880 तक चला। ये रंपा क्षेत्र में हुआ था, मतलब मलकानगिरी, उड़ीसा और पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में। और इसके प्रमुख नेता थे तोमा सोरा और बाद में राजा अनंतयर। बाकी विद्रोहों की क्या वजह थी, जैसे खासी विद्रोह? खासी विद्रोह 1829 से 1833 तक मेघालय की खासी पहाड़ियों में हुआ। इसके नेता तिरुत सिंह थे। और इसका कारण था कि अंग्रेज ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए खासी पहाड़ियों से एक सड़क बनाना चाहते थे। हाँ, जिससे जनजातीय स्वायत्ता को खतरा था और जबरदस्त श्रम भी कराया जा रहा था। और एक है मांझी विद्रोह। ये अक्सर राजमहल पहाड़ियों में तिलका मांझी के विद्रोह को संदर्भित करता है, जो 1784 में हुआ था। हाँ, तो हमारा पहला सवाल श्री अरबिंदो से जुड़ा है। श्री अरबिंदो ने किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कलकत्ता चले गए, जहां वे जल्द ही राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं में से एक बन गए? इसका सही उत्तर है डी, 1906। 1906। और इसके पीछे की कहानी भी काफी नाटकीय है। जी बिल्कुल, ये वो दौर था जब माणिकतला बम कांड हुआ, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। क्रांतिकारियों का लक्ष्य था डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करना, जो राष्ट्रवादियों को बहुत क्रूर सजा देने के लिए जाना जाता था। और इसी कोशिश में 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका था। हाँ, उन्हें लगा कि उसमें किंग्सफोर्ड है। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 18 साल के थे। भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक। जी, और प्रफुल्ल चाकी ने तो गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। और श्री अरविंदो का क्या रोल था इसमें? श्री अरविंदो, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर भी कहा जाता है, उन पर भी अलीपुर केस में मुकदमा चलाया गया था। हालांकि वो बाद में बरी हो गए और पांडिचेरी जाकर उन्होंने अभिन्न योग दर्शन की स्थापना की। अच्छा, और इसी केस से एक और नाम जुड़ा है, कन्हैयालाल दत्ता का। हाँ, वो भी एक क्रांतिकारी शहीद थे।
उन्होंने श्री अरविंदो और अनुशीलन समिति को बचाने के लिए अलीपुर जेल के अंदर ही मुखबिर नरेंद्र गोस्वामी को गोली मार दी थी। हाँ, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट अधिनियमित किया गया था? इसका सही जवाब है सी 1904। 1904 मतलब लॉर्ड कर्जन का दौर। बिल्कुल, ये अधिनियम रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने पास किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, ताकि राष्ट्रवादी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। तो ये एक तरह से विचारों पर पहरा लगाने की कोशिश थी। जी, कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। औपनिवेशिक काल के समय आसफ जाही राजवंश की स्थापना कहाँ की गई थी? ये स्थापना हुई थी हैदराबाद में। तो सही उत्तर है बी, हैदराबाद। आसफ जाही राजवंश, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। देखिए, आसफ जाही राजवंश की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क ने की थी, और हैदराबाद वो पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि के जरिए ब्रिटिश संप्रभुता स्वीकार की थी। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी, और इसी दौर में दूसरे स्वायत्त राज्य भी बने थे, जैसे अवध, जिसकी स्थापना सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में की थी। तो एक तरह से मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और ये नई ताकतें उभर रही थी। बिल्कुल, बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में सआदत खां और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, ये सब अपनी अपनी रियासतों के संस्थापक थे। चलिए अब यूरोपीय शक्तियों की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में गोवा भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? इसका सही उत्तर है सी 1530। 1530? लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इससे पहले हो गया था, है ना? जी हाँ, कब्जा तो 1510 में ही हो गया था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, लेकिन वो तुरंत राजधानी नहीं बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू के कुछ दशकों तक तो कोचिन यानी आज का कोची उनका मेन हेडक्वार्टर और राजधानी हुआ करता था। तो फिर ये बदलाव कब और किसने किया? ये बदलाव 1530 में गवर्नर नूनो दा कुन्हा ने किया था। उन्होंने ही आधिकारिक तौर पर राजधानी को कोचिन से गोवा शिफ्ट किया। और पहले गवर्नर तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे? जी, अल्मेडा पहले गवर्नर थे और उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम रियासतों में से एक था? इसका सही जवाब है डी, हैदराबाद। हैदराबाद। तो मतलब आजादी के बाद भी कुछ रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। हाँ, अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतों ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन 3 रियासतें थोड़ी मुश्किल साबित हुई, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद। तो फिर इन्हें कैसे शामिल किया गया? जम्मू और कश्मीर का विलय तो अक्टूबर 1947 में हुआ, जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जूनागढ़ में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह हुआ। और हैदराबाद? हैदराबाद को सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए भारतीय संघ में मिलाया गया, जब निजाम के आजाद रहने की कोशिशें नाकाम हो गईं। और इसी दौर में मैसूर युद्ध भी हुए थे, वो भी एक बड़ा अध्याय है। जी बिल्कुल, 4 मैसूर युद्ध हुए। पहले में हैदर अली जीते, दूसरे का कोई नतीजा नहीं निकला, तीसरे में टीपू सुल्तान अपना आधा राज्य हार गए, और चौथे युद्ध में जो 1799 में हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। चलिए अब फ्रांसीसियों की बात करते हैं। किस वर्ष में फ्रांसवा मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना? इसका सही उत्तर है सी 1674। 1674? और पौंडीचेरी की भौगोलिक स्थिति आज भी बहुत अनोखी है। हाँ, बहुत। पुडुचेरी, जिसे हम आज कहते हैं, वो एक जगह पर नहीं है। इसमें 4 अलग अलग जिले हैं जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु से घिरे हैं, यनम आंध्र प्रदेश से घिरा है और माहे केरल के मालाबार तट पर है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। और माहे के बारे में एक और खास बात है शायद, अपनी विधानसभा है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलावा। बहुत बढ़िया जानकारी। चलिए अब एक किसान संघर्ष की बात करते हैं। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ये संघर्ष हुआ था महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। वारली, ये नाम तो मशहूर पेंटिंग्स की वजह से भी जाना जाता है। बिल्कुल, वारली पेंटिंग्स महाराष्ट्र की ही हैं। और ये एक अच्छा मौका है कुछ दूसरी मशहूर पेंटिंग्स और उनके राज्यों को याद करने का। हाँ जरूर। जैसे मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बिहार की है, कालीघाट पश्चिम बंगाल की, फड़ राजस्थान की और पट्टचित्र ओडिशा की है। और भी हैं, जैसे पिथौरा पेंटिंग गुजरात की और कलमकारी आंध्र प्रदेश की। जी, और पहाड़ों में देखें तो कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल की है और थंगल पेंटिंग अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख में मिलती है। बहुत खूब। अब आते हैं ब्रिटिश कानूनों पर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और डैश के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाए। और इसका सही जवाब है बी, 3 अतिरिक्त न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर 4 जज होते थे। जी, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बिल्कुल, और पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। इस एक्ट का एक और बड़ा असर था, है ना, गवर्नर के पद पर। हाँ, इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अब उस बड़ी घटना पर आते हैं जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों द्वारा किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया था? इसका उत्तर है डी, बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। जी, जब मेरठ के विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। वो एक तरह से विद्रोह का चेहरा बन गए। और बाकी मुगल बादशाहों का भी इतिहास में जिक्र आता है, जैसे शाह आलम सेकंड। हाँ, शाह आलम सेकंड तो बक्सर के युद्ध के समय सम्राट थे और उन्होंने ही इलाहाबाद की संधि पर दस्तखत किए थे। और अकबर सेकंड, वो बहादुर शाह जफर के पिता थे और उन्होंने ही राजा मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। और अगर हम अंतिम महान मुगल की बात करें
तो वो औरंगजेब थे। जी, औरंगजेब, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। उन्होंने आलमगीर की उपाधि ली थी और उन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। बीबी का मकबरा और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, ये सब उनके समय में बने। चलिए अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। किस औपनिवेशिक शक्ति के पास भारत में अपने कब्जे के हिस्से के रूप में यानून यानी यनम और चंद्रनगर थे? इसका सही जवाब है सी, फ्रांसीसी। माहे, कराईकल और पौंडीचेरी के साथ साथ बंगाल में चंद्रनगर भी फ्रांसीसियों का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने इतिहास के कई अहम पड़ावों को छुआ। उम्मीद है कि श्रोताओं को इससे जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या शंकाएं हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे उन दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।